ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर सेकंड जो ऑपरेटर है हमारे पास में दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे इन ऑपरेटर्स का एक्चुअल वर्किंग क्या है? जब भी हमारे पास में दो वैल्यूज होती है और उन दो वैल्यूज को हमें आपस में किसी तरीके से कंपेयर करवाना होता है। कंपेयर करवाने का मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, वैल्यू बराबर है या बराबर नहीं है। इस तरीके के कंपैरिजंस अगर हमें वैल्यू के बीच में करवाने होते हैं तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमारे पास में 6 टाइप के हैं इन सी लैंग्वेज। सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर, उसके बाद लेस देन ऑपरेटर, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन लेस देन इक्वल्स टू। उसके बाद में जो ये डबल इक्वल्स टू का सिंबल है ये कहलाता है इक्वल टू ऑपरेटर या फिर हम इसे इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। लास्ट जो हमारे पास में ऑपरेटर है रिलेशन की कैटेगरी में दैट इज नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू के लिए सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क को काम में लेना होता है और उसके बाद आता है सिंगल इक्वल्स टू। तो ये टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास में अवेलेबल है इन रिलेशनल कैटेगरी। कैसे काम करते हैं ये वन बाय वन हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आती है हर एक ऑपरेटर्स के केस में वो है उनका नेचर। अरिथमेटिक के केस में भी मैंने आपको बताया था कि सारे अरिथमेटिक बाइनरी होते हैं और सिर्फ नेगेशन जो है वो यूनरी होता है। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। अब कंपैरिजन करवाने के लिए जरूरी है कि कम से कम हमारे पास में दो वैल्यूज तो होनी ही चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और साथ साथ में जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनकी प्रायोरिटी सेम रहती है। चाहे हम किसी भी तरीके के रिलेशनल ऑपरेटर को काम में ले, इन सब की प्रायोरिटी सेम रहती है, कोई भी कम या कोई भी ज्यादा नहीं है, सारे इक्वल लेवल पे हैं। अब जब सबकी प्रायोरिटी सेम होती है और एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम एसोसिएटिविटी को काम में लेते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये एसोसिएटिविटी वाला पार्ट कैसे काम करता है ये तो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी के लिए हम सिंपल एक्सप्रेशंस को काम में ले रहे हैं जहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल है। ये तो था इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे जब भी कुछ कैलकुलेशन करवाई है, कुछ कंपैरिजन करवाया है तो रिजल्ट तो आता ही है। तो यहाँ पे प्लस माइनस के केस में तो जिस तरीके का कैलकुलेशन किया है उस तरीके का रिजल्ट आया है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में हम जिस भी तरीके का कंपैरिजन करवाते हैं जो रिजल्ट है हमारा वो हमेशा बुलियन वैल्यूज के अंदर आता है। अब बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं? डेटा टाइप की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था बुलियन का मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। लेकिन जो सी लैंग्वेज होती है वो बुलियन वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर हमारा आंसर फॉल्स आता है तो उसकी जगह कंपाइलर क्या करता है, हमें 0 एज अ आंसर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर हमारा आंसर ट्रू आया है तो यहाँ पे कंपाइलर हमें 1 एज अ आउटपुट रिटर्न करता है। तो अगर कभी भी बुलियन वैल्यूज को यूज करके कुछ भी काम हो रहा है और आंसर फॉल्स आया है तो फॉल्स का मतलब 0 आएगा और आंसर ट्रू आया है तो ट्रू का मतलब 1 आएगा। तो जब भी हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को काम में लेंगे तो या तो हमारा आंसर 0 आएगा या फिर 1। इसके अलावा कभी भी किसी भी तरीके का कुछ भी आंसर इन ऑपरेटर्स की कैटेगरी में नहीं आता है। अब यहाँ पे जो मैंने वर्किंग करवाई है वो तो सिंपल इंटीजर वैल्यूज को यूज करके करवाई है। अगर आप चाहो तो सेम टाइप की वर्किंग आप फ्लोटिंग वैल्यूज के साथ में भी करवा सकते हो, ठीक है, या फिर इंटीजर और फ्लोट को मिक्स करके भी काम में ले सकते हो। सारे केसेस में हमारा आंसर 0 या फिर 1 के फॉर्म में ही आता है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल कंसिडर किया है, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ए एंड बी। ए के अंदर मैंने 10 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है और बी के अंदर मैंने 20 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है। अब यहाँ पे सिंपली वन बाय वन सारे ऑपरेटर्स को हम काम में लेंगे इन दोनों वैल्यूज के साथ में और उनका मतलब समझेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब ये तो आप हमेशा से बचपन से मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते ही आए हो, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ पता लगाना होता है
तो ग्रेटर देन और लेस देन को ही हम काम में लेते हैं। तो ग्रेटर देन के लिए हमें कुछ इस तरीके का सिंबल काम में लेना होता है। अब यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। ए के अंदर क्या है 10 है और बी के अंदर क्या है 20, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा 10 इज ग्रेटर देन 20। लेकिन 10 तो 20 से छोटा होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन तो होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो फॉल्स के केस में हमारी स्क्रीन पे जो आउटपुट दिखेगा दैट विल बी 0। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज करके काम करवाया है, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर भी ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हमें वेरिएबल क्रिएट करना है और फिर वेरिएबल को कंपेयर करवा के रिजल्ट किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवाना है और फिर उस तीसरे वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर भी इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स और रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर डायरेक्टली हम वैल्यूज को लिख के भी काम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम बुलियन वैल्यूज को काम में लेते हैं, उनकी जब प्रिंटिंग करवाते हैं, तो हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं। ये मैंने आपको डेटा टाइप्स के अंदर भी बताया था। तो सेम चीज हम यहाँ पे काम में लेंगे, क्योंकि आंसर हमारा 0 या फिर 1 दोनों में से ही कुछ आने वाला है, तो यहाँ पे %d ही काम में लिया जाता है। अब प्रिंट टाइप के अंदर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है, उसके बाद कॉमा एंड 10 इज ग्रेटर देन 20, जो कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट था। अब यहाँ पे इट इज अ फॉल्स, आंसर फॉल्स है हमारा, तो स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 0। Similarly, moving on to the next operator we have greater than equal to। अब ये सिंबल तो सिर्फ वैल्यू ग्रेटर है या नहीं उसको चेक करने का काम करता है, लेकिन जो हमारे पास में सेकंड ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या करता है, ये चेक करेगा कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या फिर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है। या तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें चेक करेगा। और अगर दोनों में से कुछ भी सी सही होती है तो हमारा आंसर ट्रू है, वरना हमारा आंसर फॉल्स है। तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। ना 10 20 से बड़ा है और ना ही 10 20 के बराबर है, तो यहाँ पे दोनों सिचुएशंस हमारे पास में फॉल्स हो जाएंगी। इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आएगा और फॉल्स के केस में 0 आउटपुट हमारी स्क्रीन पर विजिबल होगा। Now, moving on with the next operator that we have is less than operator। अब यहाँ पे वेरिएबल्स भी हम काम में ले सकते हैं और एक्सप्रेशन भी, तो मैं एक्सप्रेशन के थ्रू ही आप लोगों को बता रही हूँ। बचे हुए जितने भी ऑपरेटर्स है हमारे पास में, प्रिंट एफ %d, 10 लेस देन 20। अब यहाँ पे 10 जो है, हाँ वो अब 20 से छोटी वैल्यू है, तो इस केस में हमारे पास में जो आंसर है वो ट्रू आएगा और ट्रू के केस में स्क्रीन पर 1 एज अ आउटपुट प्रिंट होगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट 10 इज लेस देन इक्वल टू 20। अब यहाँ पे 10 जो है वो 20 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 10 जो है वो 20 से छोटा है, तो उस केस में दोनों नहीं तो कम से कम एक सिचुएशन तो हमारी ट्रू हो ही रही है। तो इस केस में भी जो हमारा आंसर है वो ट्रू ही आएगा। जैसे कि हम लोग एज का कंपैरिजन करवाते हैं लाइसेंस के केस में, अगर आप ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 आपकी एज है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमें करवानी है, 18 के बराबर भी हो या फिर 18 से बड़े हो तो आपका लाइसेंस बन सकता है। तो उन जैसी सिचुएशंस के अंदर हम इन ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। Now, moving on with the next operator that we have is equals to, that is equals to operator या फिर equality operator भी हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा है 10 equals to 20। सिंपली इसका मतलब क्या है, क्या 10 20 के बराबर है? अगर बराबर होता है तो हाँ ट्रू में आंसर आएगा, तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 10 तो 20 के बराबर नहीं होता है, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा और फॉल्स के केस में आउटपुट जो है वो 0 आता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑपरेटर है वो बिल्कुल इस इक्वल्स टू का रिवर्स काम करता है। 10 नॉट इक्वल्स टू 20, यानी कि 10 जो है वो 20 के बराबर नहीं है। तो ऑफ कोर्स 10 और 20 आपस में बराबर थोड़े ही होते हैं, तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो ट्रू आएगा और ट्रू के केस में जो हमारा आउटपुट है वो 1 आएगा। सो दीज आर द 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स और हम इन्हीं तरीके से उनको काम में
लेते हैं। आगे मैंने इसके और भी कई तरीके के वेरिएशंस ऐड किए हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम काम में ले सकते हैं। लेकिन इस बेसिक फंक्शनैलिटी के अंदर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? देन प्लीज़ रेज़ हैंड। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम जितनी भी वर्किंग करवाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें इंटीजर वैल्यूज़ को ही काम में लेना है। हम यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज़ को भी काम में ले सकते हैं। तो उसी के ही 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट में ही मैंने लिख दिया है 5.5 इज़ ग्रेटर देन 4.9। ऑफ कोर्स 5.5 जो है वो 4.9 से बड़ा होता है, तो उस केस में जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट विल बी ट्रू, और ट्रू के केस में 1 एज़ द आउटपुट आता है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है 5.5 इक्वल्स टू 5.5। ऑब्वियस सी बात है, दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो इस केस में भी जो हमारे पास में आंसर है वो ट्रू आएगा, और ट्रू के केस में 1 एज़ अ आउटपुट आता है। तो अगर आप चाहो तो इंटीजर वैल्यूज को काम में ले लो, अगर चाहो तो फ्लोटिंग पॉइंट को काम में ले लो, या फिर आप इन दोनों को मिक्स करके भी काम में ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 5.5 इज ग्रेटर देन 4, तो भी हमारे पास में परफेक्ट आउटपुट आता है। तो इंटीजर, फ्लोट या फिर दोनों को मिक्स करके भी आप काम में ले सकते हो। अब यहाँ पे एक और नई चीज, देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रायोरिटी का टर्म भी बताया, और यहाँ पे मैंने आपको एसोसिएटिविटी का टर्म भी बताया। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? कौन पहले सॉल्व होगा और कौन बाद में सॉल्व होगा, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब प्रायोरिटी के टर्म्स में तो सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो सेम है। एसोसिएटिविटी के केस में हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, यानी कि पहले जो ऑपरेटर आया है पहले वो सॉल्व होगा, और उसके बाद जो ऑपरेटर आया है वो बाद में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैंने 2 स्टेटमेंट मेंशन किए हैं। 35 इज ग्रेटर देन 25 व्हिच इज ग्रेटर देन 15। तो अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करूं, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? 35 25 से बड़ा है और 25 15 से बड़ा है। आंसर ट्रू आना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग भी आई थिंक यही आंसर होगा कि आंसर ट्रू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे पहले जो ऑपरेटर आया होता है, पहले वही ऑपरेटर सॉल्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है दैट इज 35 इज ग्रेटर देन 25। सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व होगा। सबसे पहले जो ऑपरेटर आया है पहले वो सॉल्व होगा। अब 35 जो है वो 25 से बड़ा है। हमारी जो सिचुएशन है वो ट्रू हो गई है। तो ट्रू के केस में जो हमारे पास में आंसर आता है दैट इज 1। तो अब फर्स्ट ऑपरेटर ने कंपैरिजन करके जो वैल्यू हमें जनरेट करके दी है, उस वैल्यू को यूज करके अब सेकंड ऑपरेटर काम करेगा और हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन का आउटपुट था 1, और फिर सेकंड ऑपरेटर सॉल्व होगा तो 1 इज ग्रेटर देन 15। 1 तो ग्रेटर देन 15 नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 0। अगर मैथ्स में आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होते तो आंसर आप लोग ट्रू लिखते, क्योंकि 35 25 से बड़ा होता है और 25 भी 15 से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिविटी को हम लोग फॉलो करते हैं। प्रायोरिटी तो सबकी सेम ही है। एसोसिएटिव मतलब यहाँ एसोसिएटिविटी का मतलब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो पहले जो ऑपरेटर आया पहले वो सॉल्व होगा, फिर उसके बाद जो ऑपरेटर आया है वो सॉल्व होगा। So that was the very first example. अब यहाँ पे तो मैंने सेम टाइप के ऑपरेटर्स ही काम में ले लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। That is 35 is greater than 25 which is less than 15. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करें, 35 25 से बड़ा तो है लेकिन 25 15 से छोटा नहीं है। दैट इज द मैथमेटिक्स कंसेप्ट। लेकिन प्रोग्रामिंग के केस में क्या होगा? सबसे पहले जो ऑपरेटर आया है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि 35 इज ग्रेटर देन 25। ऑब्वियसली 35 हमारा बड़ा होता है वैल्यू, 25 छोटी होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारी वो 1 एज अ आउटपुट जनरेट करेगी। अब इस 1 को यूज करके सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा।
तो 1 इज लेस देन 15, ऑफ कोर्स 1 छोटा होता है 15 से, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट विल बी 1। तो अगर एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर हमें सेम टाइप के या अलग अलग टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। मैथ्स में जो कंसेप्ट फॉलो करते हैं उसको ध्यान नहीं रखना है, प्रोग्रामिंग में प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी को ध्यान में रखना होता है। तो जब इस तरीके के हमारे पास में मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है दैट इज चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स। चेनिंग का मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोग ने काम में ले रखे हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के कंसेप्ट को हमें फॉलो करना होता है। इन दोनों सॉल्यूशंस में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ऑलराइट, इन सबको क्लियर है ये टर्म? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। 4 नॉट इक्वल्स टू 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सब लोग एक पेन पेपर निकाल लीजिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। जो पहले हैंड रेज करेगा पहली चांस उसी को मिलेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है। सबसे पहले जो पहला ऑपरेटर आया है वो सॉल्व होगा। अब ये कह रहा है कि 4 नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये तो यहाँ पे गड़बड़ है, 4 तो 4 के बराबर होता है। तो इस केस में जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट विल बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन का तो हमारे पास में सोल्यूशन आ गया 0, लेकिन फर्दर और एक्सप्रेशन है हमारी दैट इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 0 0 से बड़ा तो नहीं है लेकिन वो उसके बराबर जरूर है, तो इस केस में जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट विल बी 1। तो इसी तरीके के अगर आपके पास में एग्जाम्स में कुछ एक्सप्रेशंस आती हैं जहाँ पे आपको कहा गया है कि आप आउटपुट कैलकुलेट करिए, तो इसी तरीके का कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर? ऑलराइट, अब यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो तो हमारी ओवर हो गई है। अब इन टोटल हमने अभी तक दो ऑपरेटर्स जो है वो देख लिए, अरिथमेटिक एंड रिलेशनल। अरिथमेटिक के केस में भी हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था। सेम गोज फॉर द रिलेशनल, रिलेशनल में भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और आंसर मुझे बता दिया। अब अगर मैं इन दोनों ऑपरेटर्स को मिक्स कर दूं और फिर एक एक्सप्रेशन क्रिएट करूं, तो फिर वहां पे चीजें कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा वहां पे कंसेप्ट अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है देखिए, अगर हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई एक्सप्रेशन है जहां पे अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों कैटेगरीज के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, तो फिर वहां पे होता क्या है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यानी कि सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होंगे, उसके बाद जो आंसर कैलकुलेट हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन या मॉडुलस करके जो आंसर कैलकुलेट हुआ है, उसको यूज करके फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करेंगे। कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिखी है दैट इज 25 माइनस ऑफ 15 ग्रेटर देन 35 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रेजेंट है और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी प्रेजेंट है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, उसके बाद जो है वो रिलेशनल वाले कंपैरिजन होंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, 25 माइनस ऑफ 15, तो अभी कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 10 रिजल्ट हमारे पास में जनरेट होके आ चुका है। अब यहाँ पे जितने बचे हुए ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट टू राइट उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो सबसे पहले ये ऑपरेटर है हमारे पास में, तो 10 इज ग्रेटर देन 35, ऑब्वियसली नॉट, जो 10 है वो 35 से बड़ा नहीं होता है, तो इस केस में जो आंसर हमारे पास में आया है दैट इज 0। अब फर्दर एक और ऑपरेटर बाकी है, लेस देन इक्वल टू वाला, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 0 से छोटा तो नहीं है लेकिन उसके बराबर जरूर है, तो इस केस में जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट विल बी 1।
तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। अगर अरिथमेटिक और रिलेशनल दोनों प्रेजेंट है तो पहले अरिथमेटिक वाले सॉल्व होंगे और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे। वहां पे फिर लेफ्ट टू राइट काम नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 35 लिखा होता और बीच में लिखा होता 25 माइनस ऑफ 15, तो पहले तो यहाँ पे माइनस ऑपरेशन ही परफॉर्म होता, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू वाला काम करता। अब इस केस में तो स्टार्टिंग में ही था, अगर एंड में हो या बीच में कहीं एक्सप्रेशन में भी हो तो भी पहले अरिथमेटिक ही सॉल्व होता है। अब यहाँ पे अरिथमेटिक में भी अलग अलग प्रायोरिटी हमारे पास में अवेलेबल होती है। पहले नेगेशन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस का सेम लेवल रहता है, फिर माइनस प्लस का सेम लेवल रहता है। तो अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी एक से ज्यादा प्रेजेंट हो और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने उसका भी ऐड किया है। देखिए एक्सप्रेशन जो है हमारी दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्रेटर देन 35 माइनस 15 ग्रेटर देन 0। हमारे पास में दो रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रेजेंट है और दो ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो अरिथमेटिक वाले सॉल्व होंगे, लेकिन इस अरिथमेटिक में भी तो प्रायोरिटी होती है। पहले निगेशन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस और उसके बाद प्लस माइनस। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 40 आंसर होता है हमारे पास में। तो यहाँ पे 40 आ गया। अब पूरा एक्सप्रेशन बचा हुआ जितना भी है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब अभी एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास में बाकी है, तो अब फिर से अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, यानी कि 35 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो कितना आंसर बचा हमारे पास में, 20 बचा। तो अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी, 40 is greater than 20 which is greater than 0। तो अब यहाँ पे 40 जो है वो 20 से बड़ा होता है, हाँ ऑफ कोर्स बड़ा है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास में आएगा that will be 1। और ये 1 जो है क्या वो ग्रेटर देन है 0 से, ऑफ कोर्स 1 बड़ा है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास में आंसर भी 1 ही आएगा। तो अगर आपके पास में सिंपल अरिथमेटिक है तो वो तो मैंने आपको सॉल्व करना बता ही दिया, सिंपल रिलेशनल भी बता दिया। अगर दोनों को मिक्स करके कुछ एक्सप्रेशन बनाई गई है तो इस तरीके के आउटपुट हमारे पास में आते हैं। इन एग्जाम्पल्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है दोनों एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व होगा? ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने दो एक्सप्रेशंस लिखी हैं, ठीक है। आप लोगों के सॉल्व करने के लिए अभी सॉल्व नहीं करना है, डॉक्यूमेंट में फॉरवर्ड करूंगी एक्सप्रेशंस को पढ़ना और सॉल्व करना। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और जो भी सबसे पहले हैंड रेज करेगा ऑब्वियसली उसे चांस मिलेगा आंसर देने का। अब जो भी आंसर देगा वो अपना रेयर कैमरा ओपन करके सोल्यूशन भी शो करेगा, क्योंकि ये सेम एक्सप्रेशन अगर आप प्रिंट एफ में लिख दोगे तो आंसर तो आपका वैसे ही आ जाने वाला है एक ही स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हम वो शॉर्टकट काम नहीं करेंगे, पूरा आपको सॉल्व करना है। कल मैं आपसे पूछूंगी तो आप ट्राई करना, किसी को प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे सॉल्व होगा। कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, पहले अरिथमेटिक सॉल्व होंगे और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स सॉल्व होंगे। अब अरिथमेटिक में भी अलग अलग प्रायोरिटी होती है तो उसको भी आपको ध्यान रख के ही सारी चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, असाइनमेंट वगैरह कहीं पे भी आपको नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए कि आपको आया कि नहीं आया। नाउ दिस सम्स अप आवर रिलेशनल कैटेगरी। नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है ऑपरेटर्स की दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब अभी तक हमने जितना भी काम किया है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के ऑपरांड्स और अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स को काम में तो लिया है, लेकिन ये हमारे पास में एक ही एक्सप्रेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन। तो कभी भी हमारे पास में दो या दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम काम में लेते हैं दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। कैसे एक्सप्रेशंस काम में ली जाती हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले इंडिविजुअली इन ऑपरेटर्स को कैसे काम में लिया जाता है हम उनके एग्जांपल्स देख रहे हैं। अब लॉजिकल के अंदर हमारे पास में तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज लॉजिकल एंड,
लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एम्परसेंड सिंबल को काम में लेते हैं। अभी तक हमने एक सिंबल एम्परसेंड का तो एग्जांपल देखा था, इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ, वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए इस सिंबल को काम में लिया जाता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डबल एम्परसेंड को काम में लिया है तो इसका मतलब है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है दैट इज लॉजिकल और। अब यहाँ पे जो ये सिंबल्स हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, दीज आर नोन एज पाइप सिंबल। एंटर की के जस्ट ऊपर एक की अवेलेबल होती है, तो शिफ्ट के साथ में अगर आप वो की को प्रेस करोगे तो आपके पास में ये पाइप सिंबल आ जाएगा, दैट इज लॉजिकल और। अब लास्ट जो हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज लॉजिकल नॉट, जो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब वन बाय वन ये क्या काम करते हैं हम उन्हें देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने बुलियन डेटा टाइप तो पहले से ही पढ़ लिया है, हो सकता है कोई वहां पे नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए बुलियन यहाँ पे हमारे पास में ट्रू और फॉल्स है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं किसी भी तरीके का बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करवाती हूँ वैल्यूज पे, इन केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास में वैल्यू है लाइक 10, 1, -10, फ्लोटिंग वैल्यू 45.5 या किसी तरीके के कैरेक्टर्स को अगर मैं काम में ले रही हूँ ABCDEFG, या मैंने कोई स्पेशल सिंबल काम में ले लिया @#, बेसिकली 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होती हैं दोज आर नोन एज नॉन जीरो वैल्यूज। तो जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं जो सी लैंग्वेज है उन्हें ट्रू कंसिडर करती है। सिमिलरली जो हमारे पास पे 0 है, सिर्फ 0 इकलौती ऐसी वैल्यू होती है जिसे फॉल्स कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखे वहां पे हमारा सिर्फ आंसर जो है वो ट्रू और फॉल्स में आ रहा था, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में आ रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो जब ये एक्सप्रेशंस पे वर्किंग करवाता है तो उन एक्सप्रेशंस में जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी होती है ये उन्हें भी ट्रू और फॉल्स कंसिडर करके ही काम करता है। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 और 1 और किसी तरीके का ऑपरेटर मैंने यहाँ पे काम में लिया है, तो 10 एक नॉन जीरो वैल्यू है तो ये भी ट्रू, 1 एक नॉन जीरो वैल्यू है तो ये भी ट्रू। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल वैल्यूज को भी ट्रू और फॉल्स मान के काम करता है। रिलेशनल के अंदर तो सिर्फ हमारे पास में आंसर आता है 0 और 1 में, लेकिन लॉजिकल के अंदर यहाँ पे वैल्यूज को भी ट्रू और फॉल्स ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि 0 और 1 कंसिडर किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू यू हैव पास्ड। और हमारा जो आंसर है वो भी बुलियन के अंदर ही आता है, तो वैल्यू को भी बुलियन के अंदर कंसिडर किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी बुलियन के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। कैसे होता है, वन बाय वन हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास में कैटेगरी है दैट इज लॉजिकल एंड कैटेगरी। अब यहाँ पे जो हमारे पास में लॉजिकल एंड है, बुलियन के बारे में तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि बुलियन किस तरीके से काम करता है नॉन जीरो एंड जीरो को यूज करके। इसके अलावा जो लॉजिकल एंड है हमारा वो बाइनरी ऑपरेटर भी है। तो बाइनरी का मतलब क्या होगा, इस टाइप के ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यूज की जरूरत है। अब आई थिंक आप सब लोगों ने स्कूल के अंदर लॉजिक गेट्स वाला पार्ट कवर किया होगा, जहाँ पे हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट इस तरीके का काम करते हैं। नहीं भी पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वन बाय वन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक्चुअली में काम करता कैसे है। उसके बाद में आपको ट्रुथ टेबल का मतलब समझाऊंगी ये क्या काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं दोज आर नोन एज ऑपरेंड्स, और जो यहाँ पे हमारे पास में सिंबल्स होते हैं दोज आर नोन एज ऑपरेटर्स। दोनों मिलके एक रिजल्ट जनरेट करते हैं, तो वही हमारी ट्रुथ टेबल भी है। एक ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड जो हमने काम में लिया है लॉजिकल एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब इन दोनों वैल्यूज ने मिलके किस टाइप का रिजल्ट जनरेट किया है वो यहाँ पे वन बाय वन एग्जाम्पल से समझते। देखिए सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया है दैट इज 9 लॉजिकल एंड 5। अब यहाँ पे 9 किस तरीके की वैल्यू है, नॉन जीरो मतलब ट्रू।
और 5 किस तरीके की वैल्यू है, नॉन जीरो, मतलब ये भी ट्रू। तो जब भी हमारे पास में लॉजिकल एंड के अंदर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होते हैं, यानी कि दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो होते हैं, तब हमारा रिजल्ट जो है वो भी 1 ही आता है। देखिए मैंने आपको अभी कहा कि जितनी भी वैल्यूज है ये उसे भी बुलियन फॉर्म में ही कंसिडर करेगा और जो हमारा आउटपुट है वो भी बुलियन फॉर्म के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे आपने किस टाइप की वैल्यू पास करी है, जीरो या नॉन जीरो, उसको यूज करके ये आउटपुट हमें कैलकुलेट करके देता है। तो अगर आपका पहला ऑपरेंड भी ट्रू है यानी कि नॉन जीरो है और आपका दूसरा ऑपरेंड भी नॉन जीरो है यानी कि ट्रू है, तब आपका रिजल्ट जो है वो 1 आता है। अब बचे हुए 3 केसेस देखिए। सेकंड जो केस है उसमें मैंने लिखा है 9 एंड 0, ठीक है, 9 लॉजिकल एंड 0। तो यहाँ पे पहला ऑपरेंड तो हमारे पास में ट्रू है, नॉन जीरो है, लेकिन जो सेकंड ऑपरेंड है हमारा वो है फॉल्स। तो यहाँ पे पहला ऑपरेंड अगर हमारा ट्रू होता है और दूसरा ऑपरेंड हमारा फॉल्स होता है, तो उस केस में हमारे पास में रिजल्ट भी फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का जो हमारे पास में आउटपुट आएगा दैट विल बी 0। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, 0 लॉजिकल एंड 9। अब यहाँ पे पहला ऑपरेंड फॉल्स है और जो सेकंड ऑपरेंड है हमारा वो ट्रू है। तो अगर यहाँ पे पहला ऑपरेंड फॉल्स होता है और सेकंड ऑपरेंड ट्रू होता है, तो उस केस में भी जो हमारा आंसर है वो फॉल्स ही आता है। यानी कि अगर हमारे पास में दोनों ऑपरेंड्स में से कोई सा भी ऑपरेंड फॉल्स है, तो दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है वो फॉल्स ही आता है। सिमिलरली लास्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास में, अब मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो फॉल्स कंसिडर करी है, 0 एंड 0। तो यहाँ पे जब दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास में फॉल्स होते हैं तब भी आंसर हमारे पास में फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पे सारे केसेस में हमारा आंसर फॉल्स यानी कि 0 ही आता है। सिर्फ एक केस होता है जिसमें हमारा आंसर ट्रू आता है और वो तब कब आएगा, जब हमने दोनों ऑपरेंड्स को ट्रू कंसिडर किया हो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है और ये ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। अभी लॉजिकल एंड जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो अब यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, बाकी केसेस में फॉल्स आता है। अब इसका जो आगे का डिस्क्रिप्शन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं सबसे पहले हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस क्लास को मैं पॉज कर रही हूँ। इन केस किसी को कुछ भी कंफ्यूजन रह गया है देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।